उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। बहरहाल अब की बार कुछ कम सीटें मिली, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता काबिज करने में सफल रही। आज का जो हमारा टॉपिक है डिबेट का, वो यह है कि अपराधी पर योगी सरकार 2.0 कैसी रहेगी। पिछली बार जब सरकार का कार्यकाल था, हमने देखा एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ, कई सारे बड़े केसेस भी राज्य के अंदर नोटिस किए गए, जैसा कि बिकरू कांड, हाथरस का कांड। अब देखना ये होगा कि सरकार को एक बार वापस से जनता ने चुना है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कुछ करना वाली है, क्या कुछ प्लान्स है, क्या कुछ चीजें हैं, उन सबको लेकर के मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा है। मेरे साथ कानून के जानकार दिलीप यशवर्धन जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, चंद्रमोहन चौबे हैं, और समाजवादी पार्टी से राहुल सिंह। सबसे पहले मैं सवाल लेकर के भाजपा से हमारे साथ भाजपा के नेता चंद्रमोहन चौबे जी हैं, उनका स्वागत करूंगा। चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी। चंद्रमोहन जी, एक बार फिर से जनता ने आपको चुना है, वापस से सरकार में आपको ले आए हैं। अब की बार अपराध को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ स्ट्रेटजी है आगे? जी देखिए, अपराध और अपराधियों के प्रति जिस प्रकार से 2017 में जीरो टॉलरेंस की नीति थी, उसी नीति के आधार पर इस बार भी वही नीति रहेगी। कोई भी अपराध हो या अपराधी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो जहां भी रहेगा, जहां भी छिपा होगा, उसको जो है निकाल कर उसको किए गए उसके अपराधों की सजा इस बार भी दी जाएगी, उसी तरह दी जाएगी। वो कहीं बख्शने वाले नहीं है। इसलिए अपराधी जितने भी हों, या अपराध करने वाले हों, वो सावधान हो जाए। वो किसी भी प्रकार का, चाहे आर्थिक अपराध हो, या भ्रष्टाचार का हो, या जो है धोखाधड़ी का हो, या खनन का हो, या शिक्षा का हो, जो जीरो टॉलरेंस की नीति पिछली बार थी 2017 के बाद, वो गति रूप से अभी भी चलेगी, वर्तमान में चलती रहेगी। तो अब अपराधियों को ये तय करना है कि वो उत्तर प्रदेश में या तो छोड़ के चले जाएं, या तो वो जेल में जाएंगे, और नहीं तो जिस प्रकार से उनकी जो गति होती है रही है, वही उनकी गति होगी। तो सीधा सीधा है कि जो भी अपराधी हैं या अपराधी मानसिकता वाले लोग हैं, वो अपने आप को सुधार लें या उत्तर प्रदेश छोड़ दें। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी दूसरी पार्टी जिसने आपको हाई कंपटीशन अब की बार दिया, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे जुड़े हैं। राहुल, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। राहुल जी, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है आपकी। चलिए, राहुल जी से संपर्क मेरा नहीं हो पा रहा है। कानून के जानकार दिलीप यशवर्धन जी हैं। दिलीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ अनुराग आपको। दिलीप जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हमारे साथ बैठे, उन्होंने कहा है वापस से जीरो टॉलरेंस की नीति आजमाई जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? चंद्रमोहन चौबे जी से ये पूछिएगा कि 2017 से 2022 में कितने अपराध कम हो गया और अब कितना बचा हुआ है, जिसको ये 2022 से 2027 में खत्म करेंगे। अगर 2022 से 2027 में अभी भी अपराध खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो अपराध बचा हुआ है फिर 5 साल। और बाकी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ने इनको मैंडेट दिया है। चंद्रमोहन जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जाहिर सी बात है कि ये मैंडेट आपको इसीलिए दिया है कि सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन पानी जिन्होंने आपकी सरकार बनवाई है, उसका आप विशेष ख्याल रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखेंगे। लेकिन चंद्रमोहन जी, एक चीज़ और बताइएगा कि थानों की हालत कब सुधरेगी, FIR लिखने की जो प्रक्रिया है वो कब आसान हो जाएगी, और पुलिस वाले कब जनता की सुनना शुरू करेंगे, और ऐसा दिन कब आएगा जब आम आदमी को पुलिस से डर नहीं लगेगा। अपराधी तो डरता है, चलिए अपराधी तो डरता है, वो अपराध कर रहा है इसलिए डरता है, लेकिन इस प्रदेश में अभी भी स्थिति यह है कि आम आदमी भी पुलिस से डरता है और थाने में पैर रखते हुए वो कांपता है। तो वो स्थिति कब आएगी जो पुलिस मित्र की बात? वो दिन उत्तर प्रदेश में कब आएगा जब लोग थाने में नहीं डरेंगे, नहीं संकोच करेंगे? देखिए अनुराग जी, अगर आप 2017 से पहले की परिस्थितियां देखेंगे, किस प्रकार से लोग जो है थाने में जाने से भयभीत होते थे, किस प्रकार तो लोग थाने तक पहुंच ही नहीं पाते थे। आपको लगता है माफिया लोग गांव में ही रोक दिया। आपके कार्यकाल में क्या ये चीज सुधरी है? क्या आपके कार्यकाल में लोग थाने जाने में नहीं डर रहे हैं?
आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? देखिए अनुराग जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप लोगों को जो है, चाहे वो समाचार पत्रों से या जो है टीवी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को दिख रहा होगा। हम ये नहीं कह रहे कि हमने पूरा सुधार दिया है, क्योंकि देखिए जब पहले क्या क्या बचा हुआ सुधारने को? क्या देखिए आपने अभी हमने क्या कहा, अभी आपने स्वयं देखा होगा कि किस प्रकार से कभी कभी बुजुर्गों को जो है थाने में जो है फूल दिया जाता है, किस प्रकार से महिलाएं जो है अब जाके अपनी बात रख रही हैं। पहले तो डरते थे लोग थाने में जाने से, यहाँ तक कि उनको गांव से भी निकलने नहीं दिया जाता था। और आज जो है आपने देखा होगा तो किस प्रकार 2017 से पहले अपराधी अपराध करते थे और छिप जाते थे और फिर 2 महीने बाद बाहर आके डंके की चोट पर फिर अपराध करते थे। लेकिन अब बड़ा छोटा सा बड़ा अच्छा सा बड़ा सिंपल सा सवाल है, उनका बस एक ही सवाल है कि आप ये बता दीजिए कि थाने में वो कौन सी ऐसी तिथि आएगी जब लोग जाने में, अपनी बात कहने में, एफआईआर दर्ज कराने में संकोच उनको नहीं होगा, वो डरेंगे नहीं, उनके पैर नहीं कांपेंगे। गांव में तो आज भी यही होता है कि अरे थानेदार साहब है, थानेदार साहब उनके सामने कैसे जाए? नहीं देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा, पहले लोग थाने में जाने से इसलिए डरते थे कि उन लोगों को डर रहता था लोगों को कि हमारी सुनवाई होगी कि नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के जो नेता है हमारे साथ कुछ कहना चाहते जी? जी मैं इनसे पूछना चाहूंगा, अभी इन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात की, तो सबसे पहले अपना आंकड़ा उठा के देख ले एनसीआरबी का। एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कह रही है? उत्तर प्रदेश में बच्चों के साथ चाहे महिलाओं के साथ एसिड अटैक जैसी तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिसमें पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग का रिपोर्ट उठा के देख ले कि महिलाओं के साथ क्या हुआ है। हाथरस जैसे इतना बड़ा कांड आप कैसे भूल सकते हैं? तो जीरो टॉलरेंस की कौन सी टॉलरेंस की बात कर रहे हैं आप? कौन सी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप? कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हैं वो बढ़ गए हैं। देखिए हमें तो हंसी आती है कि कानून व्यवस्था की बात वो लोग करते हैं या कर रहे हैं जिनके समय में अपराधी यही उत्तर प्रदेश था, जब अपराधी पुलिस अधिकारियों को बोनट पे बैठाकर उनको घुमाया करते थे। यही उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी है, एक आशियाना थाना है, उस थाने में अपराधियों ने बढ़ चढ़कर पुलिस वालों को मारा, थानेदार को मारा, पूरे थाने में तहस नहस कर दिया था। आप एक उदाहरण बताइए 2017 के बाद जब अपराधी थाने में घुसे हो, एक नाम बताइए जब मंत्री के द्वारा कहा जा रहा हो कि आप जो है उनको छोड़ दीजिए, हमारे इस बिरादरी के हैं, हमारे मैं अपने साथी को याद दिला दूं, मैं अपने साथी को याद दिला दूं, जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, कार्रवाई सबके लिए एक जैसा होगा, कोई अपराधी नहीं बख्शा जाएगा। देखिए चिल्लाने से कानून व्यवस्था अगर ठीक हो जाती तो जाहिर सी बात है आप ठीक कर लेते, लेकिन आपने देखा किस तरह से टेनी ने खुलेआम किसानों को रौंदते हुए कितने किसानों को खुलेआम जो है हत्या कर डाली। उस पे ये क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था कहाँ है? आप ने उसी लखीमपुर का इन लोगों ने जितना मुद्दा बनाया था, वहां की जनता सब जानती थी कि किस प्रकार का षड्यंत्र हुआ था, क्या हुआ था, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को जलाने का प्रयास किया गया था विपक्षी दलों के द्वारा। लेकिन जनता है, सब जानती है, और उसी जनता जनार्दन ने लखीमपुर के पूरे सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताया, तो जनता सब जानती है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए, उसी जनता ने हमें 32% वोट भी दिया है, एक मजबूत विपक्ष भी दिया है। आप लखीमपुर कब पहुंचा रहे हो? बुलडोजर पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी अपराध होगा, जहां भी अपराधी जो है लोगों को डराकर भयभीत कर लोगों पर जो अवैध कब्जे करेगा, ये बुलडोजर लेगा और उस फिरौती ये बुलडोजर धनंजय सिंह पे कब चलेगा? आपके अपराधी, आपके इनामी अपराधी खुलेआम क्रिकेट खेल रहे हैं, उस पर बुलडोजर कब चलाएंगे आप? आपके प्रत्याशी, आपके जो है अपराधी जो आपके सरकार में जो इनामी है खुलेआम क्रिकेट खेल रहे हैं, उन पे कब बुलडोजर चलाएंगे आप? बुलडोजर कब चलाने वाले? बड़ा सवाल है। आप देखिए आपसे हमने क्या कहा कि जो है अभी सब कुछ नहीं है, कुछ न्यायालय पे छोड़िए, और न्यायालय जिसके ऊपर भी कर देगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी विशेष क्षेत्र
उस पे न्यायालय ने वारंट घोषित कर रखा है। न्यायालय ने वारंट घोषित कर रखा है। अपराधी का अपराध देखकर उसके ऊपर कार्रवाई करती है। न्यायालय ने आप पर आरोप लगाते रहे कि आपके टारगेट पर न्यायालय ने वारंट घोषित कर रखा है और आप उसे अपनी संरक्षण में चुनाव लड़वा रहे हैं। जिस सपा के नेता कुछ पूछ रहे, जी बताएं। हम कह रहे हैं न्यायालय ने वारंट घोषित कर रखा है और आपके अपराधी खुलेआम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और आप न्यायालय की बात कर रहे हैं। नहीं राहुल जी, आपसे भी तो सवाल लगातार पूछा जाता था कि आखिर आपके समय में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी। अरे इनके समय में डीएसपी तो बचा नहीं, इनके समय में सीएमओ तो बचा नहीं। मेरे मेहमान वो भी है, आप उनको भी बात करने का मौका दीजिए। राहुल जी बोले। जी देखिए, जो बात इन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात की है, तो इन्होंने कानून व्यवस्था बनाने के लिए क्या किया है, 5 साल में क्या किया और आने वाले समय में क्या करेंगे। माननीय अखिलेश जी ने कानून व्यवस्था बनाने के लिए अमेरिकी तर्ज पे 100 डायल जैसी सुविधा दी उत्तर प्रदेश को और कम समय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 10 दब्बे जैसी सुविधाएं दी। उत्तर प्रदेश के आधुनिकीकरण करने के लिए इनोवा जैसी गाड़ी और जो है बोलेरो जैसी गाड़ी और तमाम ऐसी सुविधाएं दी जिससे उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था बेहतर हो सके। आज भी उन्हीं सब सुविधाओं को ये उन पे पेट्रोल डीजल भराने का इनके पास बजट नहीं है और लोगों को यहाँ तक आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से अभी समय एनसीआरबी रिपोर्ट के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। अभी आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं, बुलडोजर में तेल भरवाने का पैसा है और एम्बुलेंस में तेल भरवाने का पैसा नहीं है। इनोवा पुलिस प्रशासन की गाड़ियों में तेल भराने का पैसा नहीं है, गाड़ी जाती है और बीच में खड़ी हो जाती है। तो कैसे कानून व्यवस्था ठीक करेंगे आप? लगा एक दूसरा मौका दिया जनता ने आपको। अनुराग जी, यही उत्तर प्रदेश था जब 2017 से पहले 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 300 से अधिक दंगे हुए थे और वो दंगा प्रायोजित इनके मंत्री करवा रहे थे। दंगाइयों को छोड़ने की पैरवी इनके मंत्री कर रहे थे। गुंडे मवालियों को, अवैध कब्जा करने वाले लोगों को, सताने वाले लोगों को थाने में जाकर भीड़ के द्वारा इनके नेता छुड़ा लेते थे। ये वो समय था जिस 17 की जिस 17 की बात करते थे, छिप नहीं सकता। हर जो भी अपराध हुआ है अपराधी को उसकी सजा मिली है। अभी इनके समय में कोई तय हुआ करता, ऐसा हुआ करता था, माहौल ऐसा था कि अपराधियों का पता ही नहीं चलता था। पुलिस पकड़ ही नहीं पाती थी। पुलिस जानते क्या आखिर आपकी कानून भैंस को पकड़ने, अपराधियों की जगह भैंस को ढूंढने जाती थी पुलिस। ये था इनका हाल। जी आखिर आपकी कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है तो एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कह रही है? आप ही की रिपोर्ट क्या कह रही है? सरकार की एनसीआरबी की रिपोर्ट क्यों आपको खराब बता रही है? अगर उसके आधार पे भी देखेंगे तो हमारे घटा है। आप लोग के समय से और कितना घटा है। आप अन्य राज्यों को देखें तो सबकी अपेक्षा घटा है। सुन लीजिए देखिए, बता देता हूँ। अपराध में बढ़ोतरी, ये आंकड़ा जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का है। हम आंकड़ों पे बात कर रहे हैं, आपके चिल्लाने से कानून व्यवस्था बेहतर नहीं हो जाएगी। 2020 में बढ़ करके उत्तर प्रदेश में 925 मामले हो गए। ये बढ़ कैसे गया? आप नॉन ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे, 22 तक मामला बढ़ गया। यही अंतर है कि इनके समय में, सुन लीजिए, की जगह बढ़ जाता है। बिल्कुल देखिए, यही अंतर हुआ। इनके समय में लोग डर के मारे बाहर नहीं निकलते थे, एफआईआर दर्ज नहीं होता था, मारे डर के वो गांव से बाहर नहीं आ पाते थे। लेकिन इतनी सुविधा मिली कि अब कोई अपराध देख कर छिपाया नहीं जाता, बल्कि उसके ऊपर कार्रवाई होती है। दिलीप जी के पास जाना, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। मैं दिलीप जी के पास जा रहा हूँ। दिलीप जी, लगातार आपने सुना जो सत्ता पक्ष है और एक मजबूत विपक्ष है, उसको दोनों को आपने सुना। जैसे कि आपका सवाल था कि थाने में जाने से लोग आखिर कब डरना छोड़ेंगे और निर्भीक होकर के जा पाएंगे। दिलीप जी, आपने सारी बातें सुनी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अनुराग जी, आपकी आवाज बहुत इको कर रही है जी। सवाल दोहराएं। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। सवाल दोबारा दोहराएंगे आप प्लीज? कि आपने दोनों की बात सुनी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इनकी बात पे? क्योंकि एक तरफ से चौबे जी जो है वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल हमने एस्टेब्लिश कर दिया, लोग निकल करके थाने तक आने लगे हैं एफआईआर कराने, और दूसरी ओर उन पे जो है लगातार जो है उनका कटाक्ष करते हुए राहुल जी मौजूद है।
अनुराग जी आपकी आवाज इको कर रही है, लेकिन मैं आपका सवाल काफी हद तक समझ गया। देखिए, चंद्रमोहन चौबे जी और सपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो दोनों अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के समय में दंगे हुआ करते थे, इस बात से मुख नहीं मोड़ा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राज में दंगे नहीं हुए हैं, इस बात से भी मुख नहीं मोड़ा जा सकता है। लेकिन सवाल मेरा फिर चंद्रमोहन चौबे जी से ये है कि चंद्रमोहन चौबे जी, अपराध को कंट्रोल सरकार करती है, मानता हूं, लेकिन अपराधियों को सजा देने का काम किसका है? सरकार का है या कानून का है, कोर्ट का है? ये जरा सा बताइएगा। अगर सरकार का है तो वो अधिकार आपको कहां से मिला, और अगर कोर्ट का है और उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है और किसी भी अपराधी को सजा चाहे सरकार दे या कानून दे, वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत दे सकती है, उसके लिए लॉ बने हुए हैं, एक्ट बने हुए हैं। तो आपने ऐसा कौन सा एक्ट में सुधार किया है, कानून में ऐसा कौन सा सुधार किया है कि आप नहीं रहेंगे तब भी कानून व्यवस्था ऐसे ही चलेगी? क्योंकि अगर आपके प्रभाव से आज अपराधी चुप है तो मैं इसको कानून में सुधार नहीं मानता हूं, क्योंकि कभी कभी किसी के डर से कोई चुप बैठ जाता है। ये कानून में सुधार नहीं हुआ, ये अपराध में नियंत्रण नहीं हुआ। अपराध में नियंत्रण का मतलब होता है कि व्यक्ति रहे न रहे, क्योंकि ये देश कानून से चलता है। ये देश अखिलेश जी से, योगी जी से, मोदी जी से नहीं चलता है। ये एक कुर्सी के शासक हैं और समय के लिए आए हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना भी साल ये शासन कर लें, लेकिन अल्टीमेटली ये शासन जो है वो कानून से चल रहा है। तो वो कानून में आप क्या बदलाव लेकर के आए हैं कि कल को योगी जी कुर्सी पे नहीं है तो भी ये देश, ये प्रदेश अपराध मुक्त रहेगा? जरा उस पर प्रकाश डालिएगा चंद्रमोहन जी। ठीक है, आपके 2 सवाल मैंने देखे। आपने कहा कि पहली चीज की सरकार फैसला करेगी किसी भी अपराधी के बारे में, या उसके लिए जुडिशियल जो प्रोसेस होता है वो फैसला करेगा। पहला तो चौबे जी सवाल आपका है, आपके लिए ये 2 सवाल है, और दूसरा वाला आपने सुना है, आप दोनों का आप आंसर दे दें सेठ जी। नहीं, देखिए, बिल्कुल इन्होंने सही कहा। और देखिए, कानून अगर सरकार की नियत और नीति स्पष्ट है तो अपराधियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन जिस सरकार की नियत और नीति अपराधियों की बढ़ाने की हो, उनसे वसूली कराने की हो, दंगा कराने नहीं, हम बता रहे हैं, हम बता सुनिए, हम बता रहे हैं, हम अपनी ही बताने जा रहे हैं, हम अपनी ही बताने जा रहे हैं, हम किसी और की नहीं बताने जाएंगे। हम किसी और के बारे में क्यों बात करेंगे, हम अब अपना बताएंगे ना। लेकिन ये जरूर बताएंगे कि पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है। अभी आपने देखा 2019 में जब सीए को लेकर दंगाइयों को विपक्ष ने उकसाया, उनको भड़काया और उनके साथ थे, तुम दंगाइयों को रोकने के लिए, उन पे काबू पाने के लिए दंगा नियंत्रण कानून बना, और उसी आधार पर, कानून के आधार पर ही किसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, कभी किसी के ऊपर व्यक्तिगत आधार पर नहीं, क्योंकि शासन कानून के अनुसार चलता है। हमारे और आपके व्यक्तिगत क्या है उस आधार पर नहीं चलते हैं कि हम आपको, ये नियत पिछली सरकारों की, पूर्ववर्ती सरकारों की रही होगी कि जो है आदमी को अपने व्यक्तिगत दुश्मनी सरकार के द्वारा निकाला जाता था। आप दुश्मनी निकालते थे कानून को, कानून की आड़ लेकर के, ऐसा आरोप लगाने चौबे जी। राहुल सिंह जी में सुन पाए मुझे? जी जी जी, ये जिस कानून, अभी देखिए, जी 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 बिल्कुल, अभी कानून बनाने की बात हो रही है, अभी तो व्यवस्था खराब नजर आ रहा है। मुझे तो देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में सांडों का आतंक है, पता नहीं कितने किसान सांडों के हमले से मर गए, कितनी फसलें बर्बाद हो गई। तो कानून तो, और जी चौबे जी बोले। हम ये कह रहे हैं कि आप देखिए, अभी हमारे यहाँ चुनाव संपन्न हुआ और इसके बाद एक भी कहीं पे दंगा या फसाद या अपराधियों के द्वारा हत्या उस तरह की कार्रवाई आपको दिखी हो, लगता है, लेकिन यही 2012 में या इनसे पहले या बंगाल में देख लीजिए कि किस प्रकार से कार्रवाई, लोग जो है गुंडे सड़कों पे आ जाते हैं, किस प्रकार की हत्या, लूट होने लगती है। लेकिन यहीं पर योगी जी की सरकार है, आदरणीय बाबा की सरकार में कहीं पत्ता तक नहीं हिला। यह है उपलब्धि, यह है सरकार की उपलब्धि, यह है कानून व्यवस्था। लगता आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, लगता आप अखबार नहीं पढ़ते हैं। आए दिन रोज हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, लग रहा आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। अभी भी सरकार बनी आपकी, और आप देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं को ईंटों से कूच कर मारा जा रहा है। उनके साथ क्या हुआ उस पेपर में ये भी अगर कार्रवाई होती तो एनसीआरबी की रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती।
आप दे नहीं रहे मौका। जी राव जी बोले। आप एक बार एनसीआरबी की रिपोर्ट पे भी गौर करें, सिर्फ कह देने से नहीं होगा। आप आए दिन पेपर उठा के देख लिए किस तरह से महिलाओं, बच्चों और तमाम ऐसी हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, सिर्फ चिल्लाने से न्याय नहीं मिल जाता लोगों को। उन्नाव में आप देख रहे किस तरह से कुलदीप सिंह, चिन्मयानंद जैसे बड़े बड़े कांड हुए यही उत्तर प्रदेश की जमीन पे, इन्हीं की सरकार में। तो इस पे कहीं न कहीं जो है एक बहुत बड़ा सवाल है, न्यायपालिका में बहुत बड़ा सवाल है, सरकार पे बहुत बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश को कहां से कहां लेके जाने का प्रयास हो रहा है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पे लोगों से वोट मांगकर सरकार बनाना बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश को आप लोगों ने 5 सालों में क्या दिया है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया आपने पुलिस प्रशासन को और न्यायपालिका के लिए? अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश को विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को उसको आधुनिकीकरण करने के लिए तमाम सारी योजनाएं लेके आए। उसको आपने केवल नाम बदलने का काम किया। 100 डायल को आपने 112 डायल कर दिया। तो ये सब क्या है? नाम करते रहो, वो भी आप बदल बदल के करते रहो। जी, इन्होंने इतना उपलब्धि जो गिना रहे हैं और उसका क्या परिणाम? 300 दंगे इनके समय में, डीएसपी को इनके समय में मार दिया गया, थाने में घुस कर पुलिस अधिकारियों को मारा पीटा गया और अपराधियों को छुड़ा लिया। आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, मतलब आप देखिए, आपकी सरकार है, आप अपने सरकार की हंसी आ रही है कि कानून ये इनको अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने के बजाय आज कानून की बात कर रहे हैं, आज सुशासन की बात कर रहे हैं। स्वामी जी आप विपक्ष सुन ही नहीं रहे। आप अपने सरकार की उपलब्धियां बताने के बजाय आप भाजपा और बसपा और सपा की बात कर रहे हैं। क्या सरकार में क्या हुआ? पहले आप ये तो बताएं कि आपने क्या किया 5 साल में। अपराध तो पहले से भी ज्यादा हो गया, महिलाओं के साथ बलात्कार पहले से भी ज्यादा हो गया। हमने कहा तो तमाम ऐसी घटनाएं अवैध कब्जे जिन माफियाओं ने कर रखा था, उनके अवैध कमाइयों का जो इमारत खड़ा था उसको ध्वस्त किया। हमने कहा तो कि जिस अपराधी ने भी कानून को चुनौती देने का प्रयास किया, जी मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, उपलब्धि है। मानता हूं कि अपराधियों का आपने सफाया करने के लिए जेल के अंदर ही मरवा दिया। मैं मानता हूं इस बात को, मैं मानता हूं कानून व्यवस्था बिल्कुल हाथ में ले लिया आपने। नेताजी हैं उनका, यशोधन जी सुन पा रहे हैं मुझे? यशवर्धन जी आप सुन पा रहे हैं? जी यशवर्धन जी, समाजवादी पार्टी का भाजपा को यही कहना है कि आपने कुछ भी नया इन्वेंट नहीं किया, आपने नाम बदले और आप से सवाल पूछा जाता है तो आप चले जाते हो हमारे ऊपर, आप विपक्षी बात करते हो, अपना कुछ आप नहीं बता रहे। आपने कुछ इन्वेंट नहीं किया है, नाम बदल रखे हैं आपने, कुछ आपने किया नहीं। क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। नाम बदला है, नाम बदल देने में कोई बुराई नहीं है। नाम बदलने का काम तो हर पार्टी करती है, जो आती है वो पार्टी करती है। मायावती आई थी, उन्होंने नाम बदले थे अपने हिसाब से। समाजवादी आई, उसने भी नाम बदला। भारतीय जनता पार्टी आई, नाम बदला। नाम बदले में कोई बात नहीं है, नाम से फर्क नहीं पड़ता है, काम क्या हुआ इस बात से फर्क पड़ता है। वो डायल 100 था तो क्या फर्क है, और डायल 112 हो गया तो क्या फर्क है। अपराध से मुक्ति हुई कि नहीं ये बात देखिए। 112 आदमी डायल कर रहा है तो भी वो अपराध से मुक्ति के लिए डायल कर रहा है, 100 डायल कर रहा है तो भी मुक्ति के लिए ही डायल कर रहा है। रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही है, हमारा कंसर्न इस बात पर होना चाहिए। और अगर आपने 100 नाम रख दिया था, इन्होंने आकर के 112 कर दिया, तो वो सरकार की प्रॉपर्टी थी। जब आप सरकार थे तो आपने 100 कर दिया था, अब ये सरकार है, इन्होंने 112 कर दिया। आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी तो थी नहीं कि आप ये क्लेम कर रहे हैं कि नाम क्यों बदल दिया। और कल को फिर समाजवादी पार्टी आएगी, उठा करके 100 कर देगी, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा कि वो क्लेम कर पाए कि आपने 112 से 100 क्यों कर दिया। सरकार की प्रॉपर्टी है, जब जिस पार्टी की सरकार बनती है, सरकार अपने हिसाब से चलाती है। हमारा कंसर्न इस बात से नहीं है कि किस नाम से चीजें चल रही है, नॉमिनक्लेचर से फर्क नहीं पड़ता है। उद्देश्य क्या है, रिजल्ट क्या पहुंच रहा है, क्योंकि जनता के लिए है सारी बॉडीज, फिर वो चाहे पुलिस हो, चाहे फिर वो कोई और डिपार्टमेंट हो सरकार का। मुझे आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहे थे? आवाज नहीं साफ आ रही है। मैं यशोधन जी, मेरा सवाल है आपसे, मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा ना कि नाम बदलने से कुछ नहीं, तो सरकार की बॉडी है जी। मेन तो ये सवाल उठता है ना कि जनता तक मदद पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। हाँ, जनता तक लाभ पहुंचना चाहिए। हमें नाम से ज्यादा उस संस्थान के उद्देश्यों से मतलब होना चाहिए कि उस संस्थान का उद्देश्य क्या है,
वो उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, और उस उद्देश्यों का लाभ जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं पर है कि एडमिनिस्ट्रेशन और कानून व्यवस्था, ये चीजें सरकार के हाथ में होती हैं, कानून व्यवस्था करना सरकार के हाथ में होता है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया जो बनाई गई है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो एक इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनमें कितना बदलाव आया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? कितना त्वरित न्याय मिलने लगा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? क्या वो जो केसेस पहले 20-20, 25-25 साल, 50-50 साल खिंचा करते थे, क्या उनका निस्तारण 2-4 साल में होने लगा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? क्या इन्वेस्टिगेशंस जो होते थे वो फेयर होने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? आपने माफियाओं पे कंट्रोल कर दिया। चौबे जी जी जी, बड़ा सवाल है आपके लिए कि कितनी जल्दी सॉल्व करे जा रहे हैं केसेस। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा जी के ऊपर मुकदमा हुआ था, बाबा जी का मुकदमा था और उसको अभी तक पोता भी लड़ रहा है, अभी तक वो कंटिन्यू है। देखिए अनुराग जी, आपने स्पष्ट देखा होगा, एक कोई ऐसा सिंगल अपराध बता दीजिए जो इस सरकार में घटित हुआ हो और उसकी कोई जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई ना हुई हो, वो अपराधी जेल ना गया हो, या उसकी जांच तुरंत हुई, जांच के बाद कार्रवाई हुई, उसको धनंजय सिंह, अटकाया नहीं गया। हम कहते तो ना कि ये कैसा कोई धनंजय सिंह, अगर अपराध हुआ तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई। जी अब कह रहे हैं धनंजय सिंह आज भी खुलेआम घूम रहा है। देखिए हमने भी क्या हम कहा, तो कह रहे हैं आज भी अपराधी खुलेआम क्रिकेट खेल रहे हैं। जिसका कौन सी अपराध न्यायालय में चल रहा हो उसके ऊपर भी कानून है, उस पे भी एक जो है न्यायालय होता है, वो भी उसका भी कुछ रहता है, हर चीज ऐसे नहीं। लेकिन जिस चीज हुआ वो अपराधी बिल्कुल नहीं बचा। जो भी जानकारी मिली भारतीय जनता पार्टी में जांच में सामने आया, उसको छोड़ा नहीं गया, बख्शा नहीं गया। जो भी अपराधी भारतीय जनता पार्टी के दामन थाप लेता है तो उसको गंगा जल छिड़क के शुद्ध कर दिया जाता है, वो अपराधी नहीं रहता। तो भारतीय जनता पार्टी की दो नीतियां हैं। और रही बात अपराध की, अपराध दूर करने की, तो मैं बता दूं कि आप ही के पार्टी में कितने ऐसे अपराधी हैं जिनको मुकदमे खुद सरकार ने वापस ले लिए। तो आप कौन सी कानून व्यवस्था की बात करेंगे? सबसे ज्यादा दगदार तो आपके पार्टी में है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी रहे हो। खुद कौन सा ऐसा देश मुख्यमंत्री है जो अपने मुकदमे वापस लिया हो? चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगम है या फिर कहें तो एक ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ जो आया पवित्र हो गया, ऐसा कुछ है क्या? अनुराग जी देखिए, भावना जैसी प्रभु देखी तीन तैसी, जिन्होंने जैसा किया है वैसी वो सोच रखते हैं और वैसा वो अपना विचार रखते हैं। ये जो नाम गिना रहे हैं ये सब राजनीतिक मामले हैं, सब राजनीतिक। इनके ऊपर न एक चोरी का है न हत्या का है, ये सब राजनीतिक। केशव प्रसाद मौर्य जी को बिल्कुल अपने पास क्या, आप अभी आपने जिनका इन्होंने नाम लिया वो क्या हमारी पार्टी पहले से थे और उनके ऊपर पहले से अपराध इनकी सरकार के द्वारा लगाए गए, जबरदस्ती लगाए गए, लोगों की अधिकार के लिए बात कर रहे थे, इनके ऊपर वो लगाए गए। किसी डकैती के लिए नहीं लगा, किसी की हत्या करने के लिए नहीं लगा, लोगों के हितों की बात करने के। अरे आप ही के मैं कह तो रहा हूँ, आपके ही सरकार में कोर्ट द्वारा जो है तमाम ऐसे अपराधी घोषित है, वारंट घोषित है, खुलेआम क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर आप अपनी बात से पलट जा रहे हैं। मैं आपके सरकार की ही बात कर रहा हूँ, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर लगातार जो है कानून व्यवस्था एक बड़ा विषय है और आपके ऊपर लगातार विपक्ष बातें कर रहा है। चलिए अगर अगले सवाल की ओर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से चौबे जी से ही सवाल है कि चौबे जी अगले 5 साल में क्या कुछ देखने को मिलेगा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में? जो आपने 5 वर्षों में देखा, जीरो टॉलरेंस की नीति
जी। अपराध और अपराधियों के प्रति जो भी रहा है अभी आप तक, नया क्या कुछ करने नया- आप गिना चुके हो जी। आपका एक टेन्योर तो देख लिया है ना जनता ने। जनता आप ने- अगले 5 साल में क्या करोगे? आपने अरे देखा 22 में होगा, जिताया ना पाँच- जनता ने। अनुराग जी, पाँच साल जनता में ने इसी सुनिए। विश्वास के आधार पर हम लोग को जिताया है, तो उनका विश्वास जो है और मजबूत होगा। कैसे उनका हो गया? मजबूत कब नहीं होगा, चाहे वो जिस प्रकार से और जो सुधार करना होगा, जी। जहाँ पे थोड़ी बहुत जो कमियां रही होंगी उसको और मजबूत किया जाएगा। और अपराधी कहीं भी होगा, किसी भी बिल में होगा, किसी का भी चाहे मजबूत, किसी का भी संरक्षण प्राप्त होगा, वो बचेगा नहीं। उसको कानून के दायरे में लाकर, कानूनी प्रक्रिया में लाकर उसको जो है सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। दिलीप जी का सवाल इसके पहले था कि कानून की व्यवस्था, जो कानून की प्रक्रिया है, उसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी मामले निपट जाए, जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाए। बहुत बार लोगों को वेट करना पड़ता है सर, मुद्दतें निकल जाती हैं, पीढ़ियां गुजर जाती हैं, उसके लिए आप क्या करने वाले हो? देखिए, 2017 के आने के बाद फास्ट ट्रैक बना, उसके बाद जो है कई कानून ऐसे बने जो दंगा करके दंगाई जो है घुमा करते थे। अब उनसे किस प्रकार से भरपाई कराया जा रहा है, उनको जितनी जल्दी सख्त से सख्त सजा मिले वो सब किया जा रहा है। और जो कानून का जितना सहयोग, जिस प्रकार से सहयोग किया जा सकता है, न्यायालय का किया जा सकता है, सरकार के द्वारा, वो सब किया जा रहा है। और इस बार और तेजी से किया जाएगा, कोई अपराधी बचेगा नहीं। जी नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहूंगा हमारे दूसरे भी यहाँ पर गेस्ट मौजूद हैं, कानून के जानकार हैं, दिलीप यशवर्धन जी। दिलीप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी दिलीप जी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से आई है, जनता ने एक बार उनको वापस से मौका दिया है। आपके हिसाब से कौन से ऐसे फ्रंट्स हैं, कौन से ऐसी चीजें हैं जिन पे इनको अभी काम करना होगा अगले 5 साल में? अनुराग जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा इको कर रही है। जी, आप यशवर्धन जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं कह रहा हूं कि अगले 5 साल में सरकार को और किन चीजों पे मेहनत करनी होगी? सरकार को किन चीज़ों पर मेहनत करनी होगी? सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, चूंकि आज की जो डिबेट है वो आपने स्पेशली कानून व्यवस्था पर रखी है। तो कानून जी। व्यवस्था भी अपने आप एक बहुत बड़ी चुनौती है, और सबसे बड़ी बात चुनौती वो आम जनता के लिए कानूनी प्रक्रिया कब सरल होंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अपराधियों को तो आपने डरा दिया, चलिए मान लिया कि आपने इनकाउंटर कर दिया, मार दिया, यूपी से बाहर भेज दिया, लेकिन आम जनता अभी भी लॉ एंड ऑर्डर से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। और लॉ एंड ऑर्डर को सिर्फ अपराध जो मर्डर होते हैं इसी नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। आज अगर किसी व्यक्ति के खाते से पैसा निकल जाता है और वो व्यक्ति थाने में एफआईआर कराने जाता है तो उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। आज अपराध का स्वरूप भी चेंज हो गया है। आज सड़क पे अपराध से ज़्यादा, लोगों की जेब कटने से ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड होने लगे हैं, आईटी इनेबल्ड फ्रॉड होने लगे हैं। उन फ्रॉड्स पे जब हम जाते हैं थाने में रिपोर्ट लिखाने तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। ऑनलाइन एफआईआर का प्रावधान आपने कर रखा है, उस ऑनलाइन एफआईआर पर किसी का कोई जवाब नहीं आता है। तो ये सारी प्रक्रिया कब सुधरेगी? खाली आप इनकाउंटर कर देने से ये मान ले रहे हैं, मैं आपकी बात को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ कि आपने एनकाउंटर नहीं किया, आपने एनकाउंटर किए हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर आपने कंट्रोल किया है, ये सही बात है। लेकिन आम जनता के लिए अभी भी पुलिस एक हवा है। वो समय आपके राज्य में कब आएगा जिसको रामराज कहा जाता था? तो रामराज का मतलब ये था कि कोई भी व्यक्ति राजा राम के दरबार में जाने से घबराता नहीं था। वो जानता था कि वो वहां जाएगा, उसको सुना जाएगा, उसको इज्जत मिलेगी और उसकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन आज की डेट में थाना अभी भी इन सारी बातों से बहुत दूर है। और रात में जो था हाँ, ऐसा तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आखिर ऐसी कौन सी वजह है इस वजह से, जो आपने कहा ना कि पुलिस एक बहुत बड़ी चीज, मतलब ऐसा लगता है कि लोग जा ही नहीं पा रहे थाने, डर रहे हैं जाने में, अपनी बात कहने में डर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? सर, वजह यह है कि पुलिस अभी अपने आप को आपका सेवक नहीं समझती है, वो आपको आपका मालिक समझती है अपने आप को, कि आम जनता मेरी वर्दी के आगे तुच्छ है, उसकी वर्दी के आगे कोई औकात नहीं है। जबकि आपको ये वर्दी जनता को डराने के लिए नहीं दी गई है, आपको ये वर्दी इसलिए दी गई है कि वर्दी देख करके लोग सुरक्षित महसूस करें कि हाँ भाई यहाँ पर पुलिस है, हम सुरक्षा में हैं।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। और आम जनता जो पुलिस का रौब है वो हमेशा आम जनता पे ही ज्यादा चलता है। आम जनता, अगर कोई सीधा साधा आदमी एफआईआर लिखाने चला जाता है तो उसकी एफआईआर, उसकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसे 75 सवाल कर लिए जाते हैं कि ओरिजिनल पेपर नहीं है तो अपराध, तुम्हारी एफआईआर कैसे लिखी जाएगी। अरे भाई, जब ओरिजिनल पेपर गाड़ी में थे, अब बिना ओरिजिनल पेपर के आप गाड़ी चला नहीं सकते हैं, चलाते हैं तो चालान हो जाता है, और गाड़ी चोरी हुई, ओरिजिनल पेपर तो गाड़ी के साथ चले गए, तो अब आदमी ओरिजिनल पेपर लेकर के कहां से आएगा। ये सारी प्रक्रियाओं में थोड़ा सा चौबे जी अपनी सरकार से मेरा निवेदन करिएगा कि कानून व्यवस्था थोड़ी आम आदमी की नजर से भी सुधर जाए तो बहुत अच्छा है। अपराधी की नजर से आप सुधार रहे हैं, जितना आप कह रहे हैं उतना तो नहीं सुधरी है मैं ये मानता हूं। और जो आप कह रहे थे कि कानून बनाया है, तो एक कानून बनाया है आपने, लेकिन जो कानून पहले से, जो कानूनों का जो जाल फैला हुआ है उसमें कितना सुधार लेकर के आ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कानून की जागरूकता देश की जनता में कितनी है, ये भी जरा बताइएगा। नहीं, देखिए, बहुत सुंदर बात और बहुत अच्छी बात यशवर्धन जी ने कहा। एक बात कि जो है कानून है, उस कानून को लागू करने वाला सही होना चाहिए। बिल्कुल इन्होंने सही कहा। अभी हमने भी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि नीति और नियत अच्छी होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, वो भेदभाव पूर्ण नहीं होनी चाहिए, वो अपराधियों की सरकार संरक्षण न करे, उनको बढ़ावा न दे। अभी तक क्या होता था ये सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इन सबको संरक्षण दिया जाता था बकायदा, उनसे वसूली की जाती थी बकायदा, सिस्टम बंधा हुआ था। लेकिन जी नहीं, हाँ, अपनी बात नहीं, तो बिल्कुल नहीं, जा नहीं रहे। हमने अभी क्या कहा, हमने अभी आपसे क्या कहा, हम जा नहीं रहे, हम बता रहे हैं कि पहले ऐसा होता था, हमारे में सुधार आया है, ये सुधारे हुई है। हमने कहा आपसे कि 300 दंगे नहीं हुए हैं, दंगे नहीं हुए, पहले इतने होते थे। पहले अपराधी जो थानों में घुसकर पुलिस वालों को और अपराधियों को छुड़ा लिए लेकर चले जाते थे। पहले जो है अधिकारियों को पुलिस बोनट पे बैठाकर जो है घुमाया करते थे अपराधी पुलिस को। पहले डीएसपी को जो है घेर कर अपराधी मार दिया करते थे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। वो फिर खुलेआम दहशत समाज में जाते थे और लोगों को डराते थे, जंगल राज का एहसास दिलाते थे। लेकिन क्योंकि सरकार पहले वही थी, कानून भी वही था, लेकिन इस तरह नहीं होता था। आज अपराधी भयभीत है, वो अपराध करने से पहले 10 बार सोचता है और जानता है कि इस सरकार में, योगी बाबा की सरकार में वो बचेगा नहीं। वो अगर अकूत अवैध संपत्ति बनाएगा तो बाबा जी का बुलडोजर आएगा और वो सारा अकूत जो है फिर वही धूल विसरित कर फिर समतल कर देगा। तो इसलिए अपराधियों में भय है, भय व्याप्त है। वरना कानून तो पहले भी थे, उनके अंदर भय क्यों नहीं रहता था। तो यही सुधार है। और इसके अलावा आपने देखा होगा 1.5 लाख से अधिक पुलिस की नई भर्ती, महिला कांस्टेबलों की भर्ती, पिंक चौकी, पिंक स्कूटी या और भी जिस प्रकार के हैं, जिससे कि पुलिसिंग में या कानून व्यवस्था पुलिस को सुधार हो। अभी आप देखते होंगे 2017 से पहले नहीं था। आज पुलिस वाला किसी बुजुर्ग को जो है पानी पिलाता है और कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, चिंता ना करो, जो भी आपका कष्ट उसको दूर करेंगे। लोग जो है पुलिस वाले अपने मोटरसाइकिल पर बैठाकर जो घटना घटित होती है या मान लीजिए एक्सीडेंट में कुछ हुआ, चोट लगी है, तो ऐसे भी पुलिस वालों के चेहरे सामने आए जो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर उनको अस्पताल तक ले जा रहे हैं। तो कर्तव्य है, कर्तव्य मतलब ये दिख रहा है ना, ये 2017 के बाद सुधार दिख रहा है ना। और देखिए ये सुधार एक जो है सतत प्रक्रिया है, और लेकिन पहले ये सुधार उतनी तेजी से नहीं, हमारे में गति आई है। इससे पहले अगर आप देखिए स्वास्थ्य में भी चले जाइए, यही जो है 2017 में जैसे ही माननीय योगी जी ने सरकार किया, स्वास्थ्य की बात करेंगे तो हर चीज में सर एक बड़ा सवाल उठेगा। हमने अभी आपसे अनुराग, आज का विषय कानून व्यवस्था पे हमने पुलिस भर्ती बता दिया आपको, कितनी भर्तियां हुई है, महिलाओं की कितनी हुई है। पिंक जो है जो चौकी बना है, पिंक स्कूटी के द्वारा महिलाएं जाती हैं, जो उन पर भय
दूर हो, महिलाएं अपना संकोच दूर हो करें, उनके लिए अलग से महिला थाना भी बन रहा है, कई थाने बने हैं। तो प्रक्रिया बिल्कुल है जिससे जनता में विश्वास बढ़े, उनका भय खत्म हो। ये नहीं कि हम अपराधी के खिलाफ जा रहे हैं थाने में तो अपराधी फिर हमारे ऊपर वार करेगा, हमको परेशान करेगा। सबसे बड़ा भय ये पहले हुआ करता था और इसी को दूर किया जा रहा है। और धन्यवाद जी माफ कीजिएगा, मैं बहुत माफी के साथ आप सभी से क्षमा चाहूंगा। समय की सीमा बस इतनी थी आज हमारी डिबेट में। बहुत अच्छी बात थी, हमारे साथ कानून के जानकार दिलीप यशवर्धन जी थे, भारतीय जनता पार्टी से चंद्रमोहन चौबे जी थे और समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए राहुल सिंह जी मौजूद थे। बहरहाल सवाल अभी भी वहीं पर है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब लोग थाने में जाने में संकुचित नहीं होंगे, निर्भीक होकर के वो थाने जाएंगे, एफआईआर लिखवाएंगे, उनकी एफआईआर लिखी जाएगी और उनका एक व्यवहार पुलिस के साथ, एक कनेक्टिविटी अच्छी स्टैब्लिश हो। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। देखते रहिए लाइव।